गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है मनी। हमने अपना यूनिट 1 कंप्लीट किया जिसमें हमने 4 चैप्टर्स देखे थे। आप सबको पता है, इसके वीडियोस हमने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। ये हमारा सेकंड यूनिट है जिसका पहला चैप्टर है मनी और दूसरा चैप्टर है बैंकिंग, और इसका कंबाइन नाम हम दे सकते हैं मनी एंड बैंकिंग। नाउ पहला चैप्टर जब हम करते हैं मनी, ये लगभग एक ही आपका वीडियो सीरीज में बन जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखिए, मनी जब हम पढ़ते हैं तब सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी और ऐसा क्या था कि हमें मनी लाना पड़ा, और मनी की वाकई में डेफिनेशन क्या है। क्या रुपया एक मनी है? हाँ, लेकिन रुपया ही मनी है ये गलत है। अब उसको समझने से लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और वहाँ हमें समझना पड़ेगा कि उस समय से आज के समय में हम मनी को किस तरीके से डेवलप किया है। पुराने समय में आपको पता है कि वस्तु विनिमय यानी कि जो कंज्यूमर जो गुड्स था उनका विनिमय यानी कि उनका ट्रांसफ़र होता था और उनके थ्रू जो भी सेल एंड परचेज है वो किया जाता था। नाउ ये कैसे होता था? इसमें मान लीजिए कि एक पर्सन है, लेट से इसका नाम है ABC। ABC क्या करता था? अपने खेत में मान लीजिए कि उन्होंने चावल उगाए हैं अपने लिए और थोड़े से एक्स्ट्रा चावल उगाए हैं। अब अगर उसे उन चावलों को बदले में कुछ चाहिए होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर उसे गेहूँ चाहिए तो वो क्या करता था? अपने जो एक्स्ट्रा चावल है वो बाहर बेचता था और उसको उसके बदले में उसे गेहूँ मिलता था। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक और पर्सन है, उसका नाम है XYZ, तो उसने अगर गेहूँ एक्स्ट्रा उगाए हैं और उसे चावल चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलते थे कि भाई मुझे चावल चाहिए और मुझे गेहूँ चाहिए, और ये दोनों एक दूसरे को आपस में ट्रांसफ़र कर लेते थे। ये दोनों डिसाइड करते थे कि किस तरीके से हमें कितने अमाउंट ऑफ कितनी क्वांटिटी ऑफ चावल के बदले में कितनी क्वांटिटी ऑफ गेहूँ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों मिलकर के डिसाइड करते थे और इसे हम बोलते थे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंजम्पशन गुड्स टू कंजम्पशन गुड्स या बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। नो, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े और मनी से थोड़ा सा इसका मॉडर्नाइज हुआ, और जब हम बार्टर सिस्टम में कई सारी कमियां हमें देखने को मिली। क्या क्या कमियां हमें देखने को मिली? जैसे दोनों लोग आपस में मिले ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी ने एप्पल उगाया है और उसके पास केवल एप्पल ही एप्पल है। अब उसको ऐसा बंदा मिलना कि जिसको एप्पल के बदले में गेहूँ दे दे, एप्पल के बदले में चावल दे दे, एप्पल के बदले में हमें जो है चने की दाल दे दे, एप्पल के बदले में हमें सब्जियाँ दे दे, तो उसे बार बार हर एक पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता था और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था। सेकंड चीज़ थी कि बार्टर सिस्टम में आप कई सारी और भी कमियां थी जो हम आगे देखने वाले हैं, जिस वजह से थोड़ा सा और आगे आए और हम जब राजा महाराजाओं का ज़माना हुआ और उस समय गोल्ड कॉइन आना शुरू हुआ। गोल्ड कॉइन में क्या होता था कि हर एक चीज़ की वस्तु की कीमत गोल्ड के अंदर निकाल ली जाती थी और फिर गोल्ड को एक आम पर्सनल की भाषा आम पर्सनल का जो मनी है उसमें कन्वर्ट किया गया। इसमें 3 तरीके के सिक्के आते थे। एक होता था गोल्ड, जब आपको ज़्यादा वैल्यू की सामान चाहिए होता था तब आप गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे। इसके अलावा आते थे सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स में आप जो कम यूज़ के, जैसे कि अगर आपको 2000 का सामान आज के अगर हम देखें तो 2000 का नोट क्या हो गया? गोल्ड कॉइन। 100 और 200 के नोट क्या हो गए? सिल्वर कॉइन। और 10 20 और चिल्लर क्या हो गए? एक कांस्य के नोट सिक्के आते थे जिनमें मिक्स धातु आती थी, सिल्वर और इसके अलावा जो तांबा वगैरह, ये मिक्स धातु आते थे जिन्हें बोला जाता था कांस्य, और उसके कॉइन चलते थे। तो ये 3 तरीके के कॉइन होते थे जिनको प्रचलन में था। उसके बाद हम थोड़ा और मॉडर्नाइज हुए और अभी के समय में हमारे पास चल रहा है कागजी मुद्रा, जिसे हम बोल सकते हैं पेपर मनी। ठीक है, अब ये जो मनी है इसके कई सारे फॉर्म्स है। अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के जो मनी है वो चलती है, क्योंकि एक देश दूसरे देश की मनी एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसे हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तो इंडिया की मनी कौन सी है? वो है रुपी, जिसे डिनोट किया जाता है रुपीज़ के अंदर। ठीक है, नाउ अब ये जो रुपी है, ये जो इंडिया की मनी है, ये इस तरीके की दिखती है। अब थोड़ा और जब हम मॉडर्न होंगे, थोड़ा और जब हम आगे जाएंगे, तो अभी इलेक्ट्रिक ई करेंसी का पर्सनल चल रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि आपको फिजिकली देखने को नहीं मिलेगी। ये आपके एक सिस्टम में रहेगी और सिस्टम के सिस्टम है ही ट्रांसफ़र होगी। क्रिप्टो करेंसी के कई सारे अलग अलग है, जैसे कि एक आम अभी जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है वो है बिटकॉइन। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग करेंसीज है जो कि आने वाले समय में हो सकता है अपने को देखने को मिले। अभी भी इनमें कुछ कमियां हैं जिनको इन्हें दूर करना है, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे हमने समझा कि हमारा जो पुराने समय से अब तक हमने किस तरीके से मनी का रिवोल्यूशन किया ना। अब समझते हैं कि बार्टर एक्सचेंज होता क्या है, रियल बुक डेफिनेशन आपकी क्या है। बार्टर एक्सचेंज रेफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, नाउ where there are an economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy or C2
सी इकोनॉमी, यानी कि कंज्यूमर गुड्स टू कंज्यूमर गुड्स इकोनॉमी। नाउ बार्टर एक्सचेंज का मतलब आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो रहा है ना, गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विसेज के बदले में सर्विसेज। जैसे अगर आप डॉक्टर है और एक नाई है, बार्बर है, तो अगर डॉक्टर उसकी सर्विसेज ले रहा है तो नाई अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो ये सर्विस के बदले सर्विस हो गया। सिमिलरली गुड्स के बदले गुड्स हो गया, तो ये कहलाता है बार्टर। ना उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर आने वाली लिमिटेशंस, क्योंकि बार्टर में जब कोई लिमिटेशंस होगी, देखिए किसी सिस्टम में अगर कोई लिमिटेशंस नहीं है, किसी सिस्टम में अगर कोई कमियां नहीं है, तो हम क्यों नए सिस्टम के अंदर जाना पसंद करेंगे? क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए हम नए सिस्टम में गए, और नया सिस्टम था हमारा मनी सिस्टम। मनी सिस्टम जिसमें हमने रुपीज़ वगैरह वगैरह बनाए। तो इसमें क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियाँ थी, है ना, ऐसी क्या कमियाँ थी जिस वजह से हमने जो बार्टर सिस्टम उसे छोड़ा और रुपीज़ या जो मनी सिस्टम उसमें आए। सबसे पहला लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड, ये मैंने आपको समझा दिया है कि कभी भी जो बार्टर सिस्टम है उसमें ये बहुत मुश्किल होता था कि हमें जो चीज़ चाहिए सामने वाला पर्सन भी उसी चीज़ के लिए तैयार हो और वो चीज़ बेचने के लिए ही निकला हो, ये बहुत मुश्किल होता था। चलिए इसको एक बार के लिए हम इग्नोर भी कर दें कि मान लीजिए इन्होंने एक कॉमन गुड्स मान लीजिए निकाल लिया। जैसे कि जब मैं छोटा था तो मैं जब आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए हम क्या करते थे कि आइसक्रीम के लिए हम गेहूं का यूज़ करते थे, यानी कि आइसक्रीम लेते थे और उसके बदले में गेहूं देते थे। तो ये भी अभी कई सारे गाँव में ये प्रचलन है अभी भी। तो ये एक कॉमन गुड्स वगैरह हो सकता है, बट फिर भी ये इतना ज़्यादा जो है उसको उसको कंप्लीट नहीं करता है। नाउ सेकेंड नंबर पे आता था लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये क्या है? देखिए आपको अब मान लीजिए कि गेहूं के बदले में आपको चावल चाहिए और उसको चावल के बदले में गेहूं चाहिए और आप दोनों मिले, लेकिन ये कैसे डिसाइड होगा कि कितने गेहूं के बदले में कितना चावल होगा? क्योंकि एक पर्सन कहेगा कि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, वो भी कहेगा मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, और वो कहेगा कि मुझे 1 किलो चावल के बदले में 1 किलो गेहूँ चाहिए और 2 किलो गेहूँ चाहिए, या 1 किलो गेहूँ के बदले में 1 किलो चावल चाहिए। तो इन दोनों में हमेशा टकराव रहेगा। इस वजह से ये रहता है कि लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ना उसके बाद आता है लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये क्या है? अब देखिए जब आपके पास मनी है तो आप पैसों को डिफ़र कर सकते हैं, मतलब कि आज ना आज के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप उधार में भी ले सकते हैं, इसके अलावा आप लोन भी ले सकते हैं। अब जब मनी सिस्टम नहीं है, अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए आपने गेहूँ लिए और गेहूँ लेने के बाद आपने कहा कि मैं इसका पेमेंट 3 महीने बाद करूँगा। अब मनी सिस्टम है नहीं, आप पैसे में पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप 3 महीने बाद कैसे पेमेंट करेंगे? आप अगर वापस से गेहूँ भी देंगे तो गेहूँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो नहीं हो, आपने हो सकता है कि अच्छी क्वालिटी के गेहूँ उससे लिए हों, अब वो कहे कि मुझे तो वही क्वालिटी चाहिए। सेम क्वालिटी के गेहूँ वापस से उगाना ज़रूरी नहीं है, हो संभव आपके पास उस समय हो या नहीं हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट को कमज़ोर करती थी। उसके बाद लेक ऑफ स्टोर वैल्यू। आज हम जब पैसे कमा रहे हैं उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा स्टोर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि फ्यूचर में हम यूज़ ले सकते हैं। लेकिन आपको सबको पता है कि मनी जब नहीं होगी, यानी कि जब हम बार्टर सिस्टम को फॉलो करेंगे, तब स्टोर ऑफ वैल्यू की कमी रहेगी, क्योंकि हम गेहूं और इन सारी चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, और स्टोर अगर हम करते भी हैं तब भी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम इसे लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे। ना अब समझते हैं मनी, क्योंकि हम बार्टर एक्सचेंज से मनी पे आए, तो मनी की डेफिनेशन क्या है? तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो उसकी जो कमियां थी यहाँ पे उसको डेफिनेशन बना दिया गया, और इन्हीं डेफिनेशन से हमने फंक्शंस ऑफ मनी को डिफाइन कर दिया गया। तो फंक्शन ऑफ मनी अगर हम आपसे पूछे तो क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसके अलावा अगर हम समझे कि उसमें कमियां क्या थी, तो एक्सचेंज यानी कि लेक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस, उसके अलावा जो मेजर वैल्यू जो था उसको डिटरमाइन करना मुश्किल था, स्टोर ऑफ वैल्यू मुश्किल था, इसके अलावा डिफर्ड पेमेंट तो संभव ही नहीं था। नाउ फंक्शन ऑफ मनी क्या क्या है? वापस से वही प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंडरी। नाउ सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और सेकेंडरी में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड फोर्थ है स्टोर ऑफ वैल्यू। नाउ इनको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया means that it can be used to make payment of all transaction of goods and services, removed major difficulty of lack of double coincidence of want। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी भी गुड्स या सर्विसेज को अगर हमें खरीदना है तो हम क्या करेंगे? मनी का यूज करेंगे। मेजर ऑफ वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर किसी को भी
मेजर करना है तो हम उस डिनोमिनेशन का यूज़ करेंगे, वैल्यू का यूज़ करेंगे, रुपीज़ का यूज़ करेंगे, मनी का यूज़ करेंगे। जैसे आपको गेहूं को अगर मेजर करना है कि गेहूं का रेट क्या है तो ये हो गया 20 रुपीज़ पर केजी। इसके अलावा अगर आपको फिर चावल का यूज़ चावल को मेजर करना है तो आप इसे मेजर कर सकते हो 30 रुपीज़ पर केजी। अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि अब आपको पता है कि मुझे गेहूं कितने में देना है, चावल कितने में देना है, और अगर इन दोनों का इंटरचेंज भी करना पड़ा तो वो भी मुझे किस तरीके से करना है ना। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये भी आपके लिए आसान हो जाता है क्योंकि मनी के थ्रू आप बाद में भी आपको कितना देना है, जैसे अगर आपने 200 रुपीज़ लिए हैं तो अब आपको 200 की वैल्यू उतनी रहेगी, अब आप बाद में भी 200 रुपीज़ ही देते हो। उसके बाद आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी को आप स्टोर भी कर सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा आप मनी को स्टोर करते रहते हो, तब भी अब जब आपका बुढ़ापा आता है तब आप उसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप इसे आसानी से स्टोर कर सकते हो, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना पड़ता है। एंड इसके अलावा आपको ये सिक्योर रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से गेहूं को चूहे वगैरह से बचाना पड़ता है, इसको ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसको नॉर्मल एक अलमारी में रख दीजिए। अदरवाइज आप अगर आपके पास ये संसाधन भी नहीं है तो इनके बैंक्स वगैरह है तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ जिसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई, इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक टॉपिक समझाना पड़ेगा, वो है बैंकों में कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स खोले जाते हैं। ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी हम समझेंगे तो वहाँ मैं इसको आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, बट यहाँ हम थोड़ा इसे डिटेल में लेते हैं। नाउ सबसे पहला आता है करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं होती है। यानी आपने पैसा जमा कराया, अब पैसा जमा कराने के बाद आप इस पैसे को कितनी भी बार बैंकों से निकाल सकते हो, ठीक है। आपको इसमें कोई जो है लिमिटेशंस नहीं होती है, कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होती है, आप कितने भी बार पैसे निकाल सकते हो, कितनी बार पैसे जमा करा सकते हो। लेकिन इसमें कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है और ये मेंटेन किया जाता है बाय द बिजनेस मैन, ठीक है। अब ये इसके अलावा होता है सेविंग बैंक, जो हम खुद यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास ट्रांजेक्शन की एक लिमिट होती है, उस ट्रांजेक्शन की लिमिट के अंदर ही आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको उससे ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने को नहीं मिलेगा। और उसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता है, साथ ही साथ इसमें यहाँ पे चेक फैसिलिटीज़ भी आपको अवेलेबल होती है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, अगर आपको काफ़ी लंबे समय तक या थोड़े बहुत टाइम के बाद में अगर आपको पैसा चाहिए, अभी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा पैसा इसमें जमा करा सकते हो, आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा और ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते, आपको केवल एक बार जमा कराने को मिलेगा और एक बार जब आपका पीरियड समाप्त हो जाएगा तब आपको पैसा वापस से मिल जाएगा। एंड नाउ आता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये भी फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है, बट इसमें आप पैसा रोज़ जमा कराते हो, महीने महीने जमा कराते हो, सप्ताह जमा कराते हो, जो भी आप डिसाइड करते हो। जैसे आपको अगर डेली जमा कराना है तो आप डेली जमा कराते हो और फिर एक साथ आपको पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये रेगुलर सेविंग के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और इन दोनों को बोलते हैं हम टाइम डिपॉजिट। नाउ अब हमें समझना है आगे का टॉपिक जिसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब हो गया कि टोटल मनी जो कि पब्लिक के द्वारा हेल्ड की गई है, यानी कि जो भी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो भी पब्लिक के द्वारा हेल्ड की गई है वो कहलाता है मनी सप्लाई। नाउ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखो पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में समझाया था कि दो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टॉक और फ्लो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। नाउ इसके बाद आता है हेल्ड बाई पब्लिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हेल्ड बाई पब्लिक ओनली, इसमें नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा या बैंकों के द्वारा केस में, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी अथाह पैसों है। अब अगर उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे तो फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट और बैंक के द्वारा जो है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब समझते हैं मनी सप्लाई। अब देखिए मनी सप्लाई की चार डेफिनेशन यहाँ पे हैं, चार कैटेगरीज में मनी सप्लाई को डिवाइड किया गया है। पहला है M1। M1 में वो मनी आती है जो करेंसी और कॉइन विथ पब्लिक है, साथ साथ डिमांड डिपॉजिट यानी कि दो बातें, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, कमर्शियल बैंक के साथ है, और अदर डिपॉजिट है आरबीआई के साथ। आरबीआई के पास कौन सी डिपॉजिट होती है वो हम समझेंगे बैंकिंग चैप्टर के अंदर। M2 में आता है M1, यानी कि M1 को तो लेना ही है, प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। नाउ पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट को अलग क्यों किया गया, क्योंकि इसमें चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, इस वजह से ये थोड़ा सा लिक्विड कम होता है। देखिए अगर आपके पास चेक फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप कभी भी जाकर के बैंक से पैसा निकलवा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए इसको अलग से लिया गया है। M3 क्या है, M3 में M1 को लिया है प्लस टाइम डिपॉजिट को भी ले लिया गया है, यानी टाइम डिपॉजिट का मतलब वापस से FD और RD रिकरिंग डिपॉजिट। M4 में क्या है, M4 में है M3, यानी कि ये प्लस ये जो पोस्ट सेविंग है वो यहाँ पे उठा करके डाल दिया गया है कि सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। तो ये M1, M2, M3, M4 है। एग्जाम में आपको हो सकता है कि M1, M2, M3, M4
कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें दी हुई रहेगी, बस आपको निकालना है करेंसी एंड कॉइन्स विद बैंक पब्लिक, उसके अलावा डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको पास M1 निकल जाएगा। उसके अंदर अगर आप जो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जोड़ोगे तो आपके पास M2 निकल जाएगा, एंड देन M3 नेट टाइम डिपॉजिट जोड़ करके एंड M4 आप निकाल लोगे। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।